नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है दंगल का। आज का दंगल देवभूमि जोशीमठ को बचाने के लिए है। उत्तराखंड का जोशीमठ धंस रहा है। 603 मकानों में खतरनाक दरारें आ चुकी हैं। 68 परिवारों को हटाया जा चुका है। 350 मीटर की पट्टी में कुल करीब 1.5 वर्ग किलोमीटर का इलाका खतरनाक घोषित किया जा चुका है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैयार हैं। थोड़ी देर पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एनडीएमए और उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बड़ी बैठक की है। उधर केंद्र सरकार भी हालात पर अपनी नजर बनाए हुए है। केंद्रीय जल शक्ति और गृह मंत्रालय की टीम जोशीमठ जा रही है। इसके पहले जोशीमठ और आसपास हर तरह के निर्माण पर रोक लगा दी गई है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ ये आपदा और बड़ी होती जा रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री रह चुकी उमा भारती ने एक बड़ा बयान दिया है। उमा भारती ने कहा है कि जोशीमठ आपदा के लिए पावर माफिया जिम्मेदार है। उधर एक्सपर्ट की टीम ने शुरुआती मुआयने में जो आशंका जताई है, उसमें एनटीपीसी के टनल निर्माण के कारण को भी खारिज नहीं किया गया है। उधर जोशीमठ में लोग नाराज हैं। हर रोज कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सबके बीच कांग्रेस ने जोशीमठ आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है और जोशीमठ के लोगों को मुआवजा देकर दूसरी जगह बसाने की मांग भी रखी है। ऐसे में कई गंभीर सवाल भी इस वक्त उठ खड़े हुए हैं कि क्या पहाड़ों पर हुए बेतरतीब निर्माण ही जोशीमठ आपदा का सबसे बड़ा कारण है? क्या पहाड़ों में चल रहे पावर प्रोजेक्ट ऐसे हादसों को न्योता दे रहे हैं? अब सरकार के सामने जोशीमठ आपदा से निपटने के लिए क्या क्या विकल्प हैं? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, क्योंकि जोशीमठ को बचाना है। लेकिन पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। वहीं पे मकान का टुकड़ा गिरना शुरू हो जाता है। ऐसा लगेगा कि यहां कोई भयानक भूकंप आया था। लेकिन ये जोशीमठ की तस्वीर है। देखिए किस तरह की दरारें आई हैं। ये छड़ी से अगर हम इसको नापें और समझें तो ये दरार आर पार तक जा सकती है। और दूसरी तरफ जो रोशनी आ रही है, इतनी लंबी छड़ी पूरी की पूरी इस दरार के अंदर जा रही है। मकान अनसेफ है। हमें नहीं पता, हम भी यहां से रिपोर्ट कर रहे हैं तो हालात कैसे होंगे। राज्य सरकार का दावा है कि लोगों को जल्द से जल्द निकाला जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि हालात चिंताजनक हैं। जो खतरे की जद में आने वाले 68 मकान थे, उन सभी को शिफ्ट किया गया है। और जो एक जोन बना है 600 मकानों से अधिक का, उनको भी वहां से सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कार्रवाई गतिमान है। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं। स्थिति बहुत चिंताजनक है, विस्फोटक स्थिति तक चिंताजनक है। किसी समय भी सारा ढांचा कोलैप्स कर सकता है। प्रकृति चेतावनी दे रही है और हम उस चेतावनी के अनुरूप आचरण नहीं कर रहे हैं। एक ही तरीका है कि जोशीमठ को दूसरी जगह बसाया जाए, नया जोशीमठ बनाया जाए और पुराने जोशीमठ का ट्रीटमेंट किया जाए। विपक्ष सुझाव दे रहा है कि पूरे जोशीमठ को हटाकर अब दूसरी जगह बसाया जाए। हरीश रावत के सुझावों के मुताबिक लोगों को जल्द से जल्द निकाला जाए। उसके अलावा एनटीपीसी की ओर से बनाई जा रही सुरंग का निर्माण बंद किया जाए। 4 धाम यात्रा को लेकर जो निर्माण हो रहे हैं, उन्हें भी बंद किया जाए। जोशीमठ आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और प्रभावित परिवारों को बद्रीनाथ केदारनाथ की तरह मुआवजा भी दिया जाए। ऐसी ही मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी एक अर्जी दी गई है, जिस पर 10 जनवरी को सुनवाई हो सकती है। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, तब एनटीपीसी ने आश्वासन दिया था एग्रीमेंट में
कि हम सभी जोशीमठ के निवासियों का इंश्योरेंस रखेंगे और कोई ऐसी आपदा आने पर हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। वो भी डिमांड हमने इस रिट पिटीशन में की है। जोशीमठ की धंसती जमीन को देखकर पूरा देश चिंतित है। साधु संत तो 9 दिनों का विशेष यज्ञ तक करने वाले हैं, लेकिन इस बीच नमामि गंगे प्रोजेक्ट की केंद्रीय मंत्री रह चुकी उमा भारती ने एक बड़ा बयान दिया है। इस देश को 3 माफिया हैं जो दैत्य की तरह निगले जा रहे हैं। एक खनन माफिया, एक शराब माफिया और एक ये पावर जनरेशन का माफिया सामने आ गया है जो लो हैंगिंग फ्रूट पकड़ता है। उमा भारती ने दावा किया है कि 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट को दिए गए उनके मंत्रालय के हलफनामे में इस प्रोजेक्ट पर आपत्ति जताई थी। तब पीएमओ ने भी उत्तराखंड के अधिकारियों की बैठक में फटकार लगाई थी। आज हालात ये है कि जिस चमोली जिले के जोशीमठ के धंसने का खतरा बढ़ा है, उस उत्तराखंड के चमोली जिले की 7 नदियों पर बांध बनाकर परियोजनाएं चालू की गई हैं। राज्य के कुल 13 में से 11 जिलों से होकर बहने वाली 12 प्रमुख नदियों पर छोटे बड़े 32 से ज्यादा बांध और विद्युत परियोजनाएं बनाई गई हैं, जिनसे करीब 5300 मेगावाट की बिजली पैदा की जा रही है। उत्तराखंड एक ऐसा फल है जहां पर कि फटाफट पर्यावरण विदों की मंजूरी मैनेज करो, हाइडल पावर प्रोजेक्ट लगाओ, करोड़ों का मुनाफा हो जाएगा। मैं कह रही हूँ कि उत्तराखंड के विकास के लिए दूसरे रास्ते निकालो जो बेहतर हैं, ज्यादा रोजगार देने वाले हैं। हालांकि उत्तराखंड में ऋषि गंगा प्रोजेक्ट में हुए हादसे के बाद से ही विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे थे। जोशीमठ के मौजूदा संकट को लेकर केंद्रीय विशेषज्ञों की टीम ने बताया कि जोशीमठ में 350 मीटर चौड़ाई की एक पट्टी में जमीन धंस रही है। चूंकि जोशीमठ भूकंप के बाद हुए भूस्खलन से गिरे मलबे के ऊपर बसा हुआ शहर है, इसलिए जमीन पर बने निर्माणों पर मिट्टी की पकड़ कमजोर है। इसके अलावा बेतरतीब निर्माण से इलाके में व्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम भी मौजूद नहीं है। वहां पानी के रिसाव से जमीन की मजबूती और कमजोर हुई है। हालांकि इसके लिए निश्चित तौर पर एनटीपीसी के टनल को जिम्मेदार नहीं कहा जा सकता, लेकिन सब सरफेस ग्राउंड मोशन के कारण मौजूदा संकट पैदा हुआ है। चिंताजनक तो ये है कि पानी का रिसाव कहां से हो रहा है, इसका पता नहीं चल पा रहा। ऐसे में जोशीमठ के मौजूदा संकट में सबसे पहले वहां के लोगों को निकालना जरूरी है और हालात की गंभीरता को देखते हुए पीएमओ भी नजर बनाए हुए हैं। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ अमित भारद्वाज, जोशीमठ, आज तक। घर के घर दरकते हुए चले जा रहे हैं। जोशीमठ में आए आपदा के कारणों का वैसे तो स्पष्ट तौर पर कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यह बताया है कि 2-3 जनवरी की रात को उस इलाके में भूगर्भीय जल स्रोत फटने की आशंका है, जिसके बाद से घरों और सड़कों में दरारें आने लगी हैं। 3 दिन पहले तक उस वाटर सोर्स से हर मिनट 500 लीटर पानी निकल रहा था और उसकी वजह से भूगर्भीय चट्टान का क्षरण भी हो रहा था। यहां पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, चट्टान के भीतर आप देखिए टनल किस तरह से बन रहा है और इसी को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर निशाने भी साध रहा है। ये वाटर सोर्स कैसे रप्चर हुआ इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जोशीमठ के लोगों का आरोप है कि एनटीपीसी के टनल की वजह से ही जोशीमठ पर यह आपदा आई है। आपको हम दिखा रहे हैं कि एनटीपीसी की 12 किलोमीटर की टनल कहां और कैसे बनी हुई है। देखिए ये पहाड़ आपके सामने है, ये टनल, नीचे की तरफ पानी का जो रिसाव है वो एक जगह पर इकट्ठा था, लेकिन इस टनल की वजह से, टनल खोदने वाले इस मशीन की वजह से लगातार पानी का जो रिसाव है वो नीचे फैलता हुआ चला जा रहा है और इस वजह से आशंका इस बात की जताई जा रही है और इस वजह से जोशीमठ का यह हाल हुआ है। इस तरह के आरोप स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों की ओर से लगाए जा रहे हैं और विपक्ष भी तमाम तरह के आरोपों और आशंकाओं के जरिए सरकार को घेर रहा है और लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किए जाने की बात कर रहा है। तो इसके जरिए आप देखिए ये टनल को किस तरह से बनाया जा रहा है, टनल खोदने की मशीन और नीचे जो पानी का रिसाव है उसके कारण हालात वहां पर खराब होते हुए चले जा रहे हैं। अब जरा हम दूसरा अगर आप दिखा पाए वहां की स्थिति क्या है। देखिए जोशीमठ की जो आबादी है 17,000, ये 2011 के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। 2011 के सेंसस के हिसाब से, आज के हिसाब से मान के चलते हैं जो वहां के स्थानीय लोगों की ओर से भी जानकारी दी जाती है कि तकरीबन 20,000 के आसपास। और यहां पर आपको बता रहे हैं जोशीमठ जो सिस्मिक जोन 5 में आता है, यानी कि बेहद खतरनाक स्थिति। यहां पर अगर भूकंप की स्थिति बनती है तो इसी वजह से हालात वहां पर खराब हो सकते हैं। भूस्खलन और बाढ़ से सबसे प्रभावित क्षेत्रों में आता है ये जोशीमठ और उसी जोशीमठ को बचाना
इस वक्त बड़ी चुनौती बना हुआ है। वहां के लोगों की रोती बिलखती हुई जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, यकीनन वो बहुत बड़ी चिंता पैदा कर रही हैं। लेकिन इन सब के बीच पीएमओ की बड़ी बैठक, मुख्यमंत्री धामी की बैठक चल रही है और उस बैठक के जरिए पहली प्राथमिकता इसी बात पर दी जा रही है कि जल्द से जल्द वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं उन सभी लोगों को निकाला जाए। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी का परिचय कराऊंगी। लेकिन उसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हरीश रावत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हरीश जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। और चूंकि आपने बहुत सारी सलाह भी दिए हैं, बीजेपी की सरकार पर निशाना भी साधा है, इसलिए पहला सवाल मेरा सीधे आपसे, जोशीमठ को बचाने के लिए तत्काल किस तरह की कार्रवाई किए जाने की जरूरत है? तत्काल सरकार को अपनी पूरी शक्ति लगा, राज्य और केंद्र सरकार को जोशीमठ बचाना अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित करना चाहिए। इसीलिए हमने कहा इसको राष्ट्रीय आपदा मानिए, क्योंकि राज्य के पास अपने संसाधन नहीं। दूसरा काम जो इस समय सरकार ने भी अब मान लिया है कि करीब करीब 700 घर ऐसे हो गए हैं जो बिल्कुल खतरनाक स्थिति के अंदर है, और उनमें से 25% घर ऐसे हैं जो टिल्ट हो चुके हैं या जिनमें बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं या उनके आगे का सहन इत्यादि जो है वो टूट चुका है। बहुत विस्फोटक स्थिति है और जरा सा और स्थिति खराब होने में जो है सैकड़ों लोग घरों में दब जाएंगे। तो इसलिए उनको कैसे दूसरी जगह पुनर्वासित किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। अभी तक देखिए 1-2 तारीख से स्थिति खतरनाक होती गई थी, लेकिन आज तक केवल 34 या 35 लोगों को वो भी किसी होटल्स के कमरे में और उनमें शिफ्ट किया गया है और नगर पालिका के कमरों में शिफ्ट किया गया है। मैं वहां गया था, मैंने उनसे बातचीत की। केंद्र की कमेटी वहां पर पहुंची हुई है निरीक्षण करने के लिए। कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है, लेकिन व्यवस्था नहीं है। जी हरीश जी, आपने आरोप लगाए हैं कि एनटीपीसी के टनल की वजह से इस तरह के हालात वहां पर पैदा हुए हैं और चारधाम प्रोजेक्ट को लेकर जो काम चल रहा है उसको लेकर, इस पर जरा क्लैरिफिकेशन आपका मैं चाहूंगी, क्या कहना चाहते हैं? जी मैं इसमें दोनों में एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि राज्य और केंद्र सरकार इस बात पर सहमति जाहिर करें कि हमको जोशीमठ से लगे हुए कुछ क्षेत्र हैं जो सुरक्षित क्षेत्र हैं, जहां जमीनें हैं, सरकार की जमीनें हैं, उसमें नया जोशीमठ बसाएं। और जो ये जोशीमठ जहां खतरे में हैं लोग, वहां के लोगों को कंपनसेशन दें, बद्रीनाथ की तर्ज पर दें या केदारनाथ की तर्ज पर दें, जमीन का मुआवजा, संपत्तियों आदि का मुआवजा, किराएदार आदि, उनमें सब लोगों को जिनके जितने भी वहां स्टेक होल्डर हैं सबको उसमें सम्मिलित करें, और ताकि वो वहां जो जमीनें अलॉट हों वहां नया जोशीमठ बसाया जा सके। अब है दूसरा जोशीमठ जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारी सभ्यता का धरोहर है। आप लगा लीजिए आदि गुरु शंकराचार्य ने जहां तपस्या की, जहां विष्णु शीतकाल में वास करते हैं, जहां नरसिंह देवता विद्यमान है और जहां कई सभ्यताएं हैं, और दूसरा ये जैव विविधता का केंद्र भी है। आप इसी से अंदाजा लगा दीजिए हनुमान जी जिस संजीवनी बूटी को लेने आए थे, यही जो है पैनखंडा में वो द्रोण पर्वत है, वहां आए थे। तो ये जैव विविधता का केंद्र भी है, इसलिए इस जोशीमठ की रक्षा करनी है। तो इसके कारणों को खोजा जाए। सबसे प्रमुख विलेन लोग बताते हैं, लोगों की धारणा पे पुख्ती धारणा है और ये सही भी धारणा है, वो है जो एनटीपीसी की टनल बनी हुई है, उस टनल के बाद स्थितियां एग्रीवेट हुई हैं और उसमें और ज्यादा स्थिति को बिगाड़ने का काम किया है। चारधाम यात्रा सुधार मार्ग के नाम पर जो कटिंग हो रही है बेतहाशा और बड़ी बड़ी मशीनों से हो रही है, और एक सारा जोशीमठ विरोध कर रहा है कि आप जोशीमठ के नीचे से एक बाईपास निकाल रहे हैं 4 लेन का, जिससे और ज्यादा स्थिति कॉम्प्लिकेट हो सकती है, जोशीमठ का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। तो आप सब तरीके के निर्माणों पर प्रतिबंध लगाइए, तब तक रोकिए और इसकी उच्च स्तरीय जांच करके कैसे जोशीमठ को बचाया जाए। हरीश रावत जी, एनटीपीसी की ओर से क्लैरिफिकेशन आया है। एनटीपीसी ने जो कहा है एज इट इज मैं बता देती हूँ, ये सुरंग टनल बोरिंग मशीन के जरिए बनाई गई है, कोई भी ब्लास्ट नहीं हुआ है टनल निर्माण के लिए, और जैसे दिल्ली मेट्रो बनाई गई बिल्कुल नीचे नीचे उसी की तर्ज पर वहां पर भी ये निर्माण कार्य चल रहा था, हालांकि उसको रोक दिया गया है। एनटीपीसी की ओर से आप जो आरोप लगा रहे हैं उनकी ओर से ये बयान आया है। जी मैं एनटीपीसी के लोगों से कहना चाहूंगा, दिल्ली में और यहाँ भारी अंतर है। ये हमारा जो हिमालय है ये बड़ा नया हिमालय है और जोशीमठ में तो बिल्कुल नए स्वरूप में हिमालय है। और इसके जोशीमठ जहाँ पर बसा हुआ है वहां पहले लैंडस्लाइड के जरिए जो है जो
मलबा आया था, वो आया था, उसके ऊपर जोशीमठ बसा हुआ है। तो वहां आप केवल भूगर्भ की टनल बना करके इसका वो नहीं कर सकते, क्योंकि उससे जो प्रक्रियाएं तेज हुई होंगी भूगर्भ के अंदर, जी। उस सब से ये मिट्टी हिल गई है, सारी मिट्टी जोशीमठ की, और उसके कारण ये सब पैदा हुआ। हम नहीं कह रहे हैं आपने टनल में आपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की होगी, सेफ टनल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की होगी, लेकिन आपने पूरे जोशीमठ के और उस पहाड़ के इतिहास को ठीक से नहीं समझा, ठीक है। उसकी भूगर्भीय संरचना का पूरा अध्ययन नहीं किया, वहां की मिट्टी का पूरा अध्ययन नहीं किया। यदि आपने वो सब चीजें ध्यान में रखी होती, शायद आप टनल नहीं बनाते। और टनल बनाने के बाद आप जब डेवलपमेंट होता है तो वहाँ बहुत सारी चीजें निर्मित होती हैं, फिर सड़कें बनने और सब चीजें हुई है। ठीक तो है सर। सारी चीजें, इन चीजों ने स्थितियों को बहुत आप बिगाड़ बार करके बार रख इसे दिया है। राष्ट्रीय आप आपदा उस जो- घोषित करने की मांग भी कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह जी, मैं जी। आपसे जानना चाहूंगी। और दूसरा बड़ा सवाल, उमा भारती जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं, वो जोशीमठ के रास्ते में है इस वक्त। उनकी ओर से बयान आया है कि पावर माफिया इस देश को दैत्य की तरह निगल रहे हैं और जितने भी पावर प्रोजेक्ट उत्तराखंड में इस वक्त खासतौर से जोशीमठ और उसके आसपास के इलाके में चल रहे हैं, उनको तत्काल प्रभाव से रोक देना चाहिए। क्या आप भी सहमत हैं देखिए, उनके इस बात से? और आपकी देखिए, सरकार में कितने पावर प्रोजेक्ट बने थे? देखिए, हमने जो इसको राष्ट्रीय आपदा मान करके चलिए कहा है, इसलिए कहा राज्य के पास संसाधन नहीं है। यदि दूसरा जोशीमठ बचाना है, बचाना ही पड़ेगा, आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। क्योंकि जोशीमठ में जितनी बद्रीनाथ के लिए और के लिए सर्विसेज दी जा रही हैं, उसके हिसाब से उन लोगों को वहां रखना ही पड़ेगा और उसी एरिया में रखना पड़ेगा। तो आपको उसके लिए बहुत बड़ी पूंजी की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हमने कहा इसको राष्ट्रीय आपदा के रूप में प्रधानमंत्री लें और उसके लिए राज्य की मदद करें। अब रहा जो उमा जी ने कहा, मैं उनके दर्द को समझता हूं। और आज जो उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बालू माफिया, सत्यता यह है कि उत्तराखंड में इस समय एक ही काम हो रहा है, खुदान खुदान खुदान, खनन खनन खनन। पावर और माफिया। दूसरा हो रहा है नशा नशा नशा। और तीसरा अब ये जो बड़ी आपदा आई है, जिसको उन्होंने कहा है कि ये बिजली माफिया वाला जो है, देखिए पावर प्रोजेक्ट बनाए, उसमें जो सेफ्टी मेजर्स अपनाने थे वो सेफ्टी मेजर्स अपनाए नहीं गए। चाहे रैनी की दुर्घटना हो, जो आई ओपनर होनी चाहिए थी हम सब के लिए, उसके बाद भी सावधानियां नहीं बरती गई। इसी एनटीपीसी के विषय में तब सुशील कुमार शिंदे जी पावर मिनिस्टर थे, उस समय एक एग्रीमेंट हुआ था लोकल लोगों का कि आप बीमाकृत करवाइए सब लोगों को। ठीक है। कोई फॉलो अप नहीं हुआ। एनटीपीसी के लोग जो है, क्योंकि आज ठेकेदारी करो और काटो और भाग लो, यही हमारे ये चार धाम यात्रा मार्ग में भी हो रहा है। ये इसका था लेस कटिंग मैक्सिमम विड्थ बाय वॉलिंग इत्यादि के जरिए। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि वहां पर जो निर्माण कार्य हो रहे हैं वो पहाड़ के जितने नियम हैं उसको फॉलो करते हुए किए जा रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण पहाड़ों पर बीजेपी की सरकार ने जिस तरह से करवाया है, वैसा बेहद कम देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री खुद एक एक बात की जानकारी वहां से लेते रहते हैं और पीएमओ की बैठक भी हुई है इस पूरे जोशीमठ के मामले में। चीन के खतरे के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट आवश्यक हो गया और बढ़ाना जरूरी हो गया। चीन हमारी जमीन के अंदर घुस गया, हमारे घर के अंदर घुस गया, बाराहोती और दूसरे इलाकों के अंदर भी खतरा है, हमारी जो उत्तराखंड से लगी हुई सीमाएं हैं। तो हम उस पर वो नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि उसके लिए सेफगार्ड्स होने चाहिए। ठीक है सर। आप कॉन्ट्रैक्टर्स पैराडाइज नहीं बना देंगे उत्तराखंड को। ये नया हिमालय है, नए हिमालय को आप कॉन्ट्रैक्टर्स पैराडाइज बना देंगे, काटो और भागो वाली स्थिति से काम लेंगे। यहाँ आपको जो है मग डिस्पोजल का काम, कितनी विड्थ लेनी है, उसको कैसे हम वॉलिंग के जरिए ले सकते हैं, कम से कम जहां कटिंग हो, कटिंग में किस तरीके की मशीनें इस्तेमाल हो, उन सब बातों ठीक है सर। आपको जब आपदा आती है तो पक्ष विपक्ष सबको एक हो जाना चाहिए और इसी वजह से मेरा ये महत्वपूर्ण सवाल एक छोटा सा आपसे, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हमारे साथ होंगे, हरीश रावत कह रहा है, तो इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। एक छोटी एक लाइन में अगर आप जवाब देना चाहें, मुख्यमंत्री को क्या सलाह देंगे आप? मैं मुख्यमंत्री से कहूंगा धैर्य से काम लीजिए, उन लोगों के बीच में जाइए और साथ साथ जो है केंद्र सरकार से कहिए कि पूरी मदद दीजिए, क्योंकि एनटीपीसी मेन विलेन है लोगों की नजर में। बहुत शुक्रिया आपका आज तक से जुड़ने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त पर
आज तक पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्कर सिंह धामी जी एनडीएमए और उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बड़ी बैठक में हिस्सा ले रहे थे, उसके तुरंत बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री जी, आपका स्वागत है। और आपने जोशीमठ में जाकर लोगों का दर्द भी बांटा, उनसे मुलाकात की है। वहां को लेकर ताजा हालात क्या हैं, जिसके बारे में जानकारी आप देश की जनता को और खासतौर से जोशीमठ के लोगों को देना चाहेंगे? देखिए, अभी हम लोग तात्कालिक रूप से जो लोग उस खतरे की जद में आए हैं या जो प्रभावित हैं, ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, मकान हैं, सब मिलाकर लगभग 678 हैं। और जो 81 परिवार हैं वो ज़्यादा प्रभावित हैं। उन सभी को सरकारी गेस्ट हाउस, होटलों इत्यादि में हमने अभी शिफ्ट किया है। अभी एनडीएमए के साथ, एसडीएमए के साथ अभी हमारी बैठक हुई है और हम दीर्घकालिक जो योजना है, दीर्घकालिक जो पुनर्वास होना है, उसके लिए हम लोगों ने अभी चर्चा की है। जल्दी ही हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि आखिर ये पानी का जो रिसाव हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, कहां से हो रहा है और आगे कितना प्रभावित होने वाला क्षेत्र है। और जो नया क्षेत्र है उसका सारा भूवैज्ञानिकों से सारा सर्वेक्षण कराने के बाद हम पुनर्वास की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। और इसमें भारत सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का लगातार व्यक्तिगत रूप से वो इस पर पूरी निगरानी कर रहे हैं, पूरा व्यक्तिगत रूप से उसको देख रहे हैं। कल भी उन्होंने सारी जानकारियां ली हैं और हर संभव हमको सहायता का आश्वासन दिया है, मदद का भरोसा दिया है, सहायता करने का उन्होंने कहा है कि हर प्रकार की सहायता की जाएगी। और राज्य सरकार पूरी तरह से लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। मैं भी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। आज भी हमारे सारे लोग वहां पर लगे हुए हैं, सारे अधिकारीगण लगे हुए हैं, सारे हमारे जनप्रतिनिधिगण लगे हैं। जोशीमठ पहुंची भी है। मुख्यमंत्री जी, अगला मेरा सवाल है, 600 ऐसे घर हैं जिनको चिन्हित किया गया है। ऐसे में डेंजर जोन से सभी को बाहर निकालने के लिए और ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, इसमें कितना वक्त लगेगा? स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों ने नाराजगी भी जाहिर की है, कुछ लोग विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उनको संतुष्ट किए जाने को लेकर राज्य सरकार की ओर से क्या कड़े और बड़े कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, ये हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। जो अभी 81 मकान जो ज्यादा खतरे में हैं, जहां पर हमें जो जानकारी मिली या जो हम लोगों ने देखा, हमारे प्रशासन के लोगों ने देखा, उन 81 परिवारों को शिफ्ट किया जा रहा है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसको आगे बढ़ा रहे हैं। पीएमओ ने इस पर बड़ी बैठक की थी, फिर उसके बाद टीम भेजी गई प्रधानमंत्री जी की ओर से या पीएमओ की ओर से। आपसे किस तरह की जानकारी ली गई है? और विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि एनटीपीसी के टनल की वजह से इस तरह के हालात बने हैं, वहां पर तत्काल रोक लगाई जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की भूमि से विशेष लगाव है। जोशीमठ एक ऐसा स्थान है जो जहां पर पहला मठ स्थापित हुआ था। ये पौराणिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से और पर्यटन की दृष्टि से, और सबसे बड़ी बात कहूं तो सामरिक रूप से बहुत महत्व का स्थान है। इसलिए इसको बचाना हम सब की प्राथमिकता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन्हीं सब पर जानकारियां उन्होंने कल ली थी कि लोगों को कैसे उनको आपदा कैंपों में किस प्रकार से रखा जा रहा है, क्या व्यवस्था हो रही है और कितने लोगों को रखा गया है, आगे लोगों के लिए क्या व्यवस्था होने वाली है। उन सब पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की है और लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग है उसके बारे में भी चर्चा हुई है कि आगे कैसे पुनर्वास की स्थिति होगी और किस प्रकार से उस पर काम करना होगा। सभी पर उन्होंने जानकारी ली है। और इसके साथ साथ जो अन्य विषय आ रहे हैं वो अन्य विषय सारे शोध के विषय हैं, सारे अनुसंधान के विषय हैं। उसके बाद ही उस पर कुछ कह पाएंगे। अभी तक अभी चूंकि बहुत जल्दबाजी होगा कुछ भी कहना। अभी तो ये समय ऐसा है कि सभी लोगों को मिलकर एक साथ एक टीम के रूप में जोशीमठ को बचाने के लिए, वहां के लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए सबको एक होकर काम करना चाहिए। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। पुष्कर सिंह धामी जी, हरीश रावत अब से कुछ ही देर पहले हमारे साथ आज तक पर थे, आपके जस्ट पहले, उनकी ओर से ये सलाह दी गई है राज्य सरकार के पास चूंकि संसाधनों का अभाव है और इस वजह से केंद्र सरकार इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करें। क्या आपको भी लगता है कि हालात इस तरह के हैं जोशीमठ के कि राष्ट्रीय आपदा की श्रेणी में इस हालात को देखते हुए जोशीमठ को घोषित कर दिया जाना चाहिए? धामी जी, संसाधनों की कोई ऐसी कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और पूरे केंद्र की सरकार ने हमको हर प्रकार से सहायता का भरोसा दिया है और सहायता कर रहे हैं। सारी टीमें यहाँ पर आ गई हैं, सब अपने सर्वेक्षण के काम में लग गई हैं।
तो इसलिए संसाधनों की कोई कमी नहीं होने वाली। इस समय सबको मिलकर एक दिशा में चलना है कि जोशीमठ को बचाना है, जोशीमठ के लोगों को बचाना है। उमा भारती जी, आपकी ही पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की बड़ी नेता, उनकी ओर से कहा गया है कि पावर प्रोजेक्ट की वजह से इस तरह के हालात उत्तराखंड में हुए हैं और तत्काल इसको बंद कर दिया जाना चाहिए। वो जोशीमठ के रास्ते में भी हैं, जोशीमठ पहुंचने वाली हैं, तो उनकी इस सलाह को किस तरह से देखेंगे आप? क्या रोक लगाएंगे पावर प्रोजेक्ट पर? देखिए, मैंने कहा कि जब तक हमारे सभी सर्वेक्षण नहीं हो जाते हैं, सभी अनुसंधान नहीं हो जाते हैं, सारी एजेंसियां यहाँ पर काम कर रही हैं, सारे संस्थान काम कर रहे हैं, जो पर्यावरण के क्षेत्र में भूगर्भ वैज्ञानिक जो काम कर रहे हैं, उन सब की रिपोर्ट आएगी और उस रिपोर्ट के आधार पर अगर जहां पर भी और इस प्रकार की चीज आएगी तो निश्चित रूप से हम लोग उस पर आगे बढ़ेंगे। हमारी प्राथमिकता है राज्य को बचाना, राज्य के लोगों को बचाना, और राज्य सरकार की तरफ से हम स्वयं भी एक इनिशिएटिव ले रहे हैं कि जितने भी शहर हमारे इस प्रकार की स्थिति पर है, उन सभी का एक हम लोग सर्वेक्षण करेंगे और उनकी धारण क्षमता, उनकी कितनी धारण क्षमता है, कितना वो वेट सहन कर सकते हैं, उसका आकलन करेंगे। और जहां भी अगर ये ओवर हो गया है तो उस पर निश्चित रूप से आगे कार्रवाई करेंगे। हरीश रावत जी ये भी सुझाव देकर गए हैं कि जोशीमठ को पूरी तरह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए और वहां पर लोगों को बसाया जाए। क्या इसको लेकर भी कुछ तैयारी चल रही है? हाँ, कुछ जगह हमने चिन्हित की है पीपल कोटी और गोचर के आसपास, और उसका भी अभी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कर रहे हैं, और करने के बाद अगर वो जगह उपयुक्त पाई जाती है तो वहां पर हम इस प्रकार के पुनर्वास की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। राज्य सरकार की ओर से जो मुआवजा दिया जा रहा है वो नाकाफी है। विपक्ष का आरोप है कि इसको तत्काल बढ़ाया जाए। देखिए, अभी जो तात्कालिक रूप से हमने किराया 4,000 रुपया किराया सभी को निश्चित किया, और साथ में 5,000 रुपया प्रत्येक को जो है जो घरेलू सामग्री है उसके लिए दिया है, और जरूरत पड़ेगी तो उसको अभी बढ़ाएंगे, और जैसी जरूरत होगी लोगों की, और ऐसे समय में हम हर प्रकार से उनके साथ खड़े हैं। राज्य सरकार खड़ी है और केंद्र की सरकार भी खड़ी है। चूंकि आप लगातार विशेषज्ञों की टीम के संपर्क में भी हैं, ऋषिगंगा प्रोजेक्ट के बाद विशेषज्ञों ने कुछ चेतावनी दी थी, क्या उसको फॉलो किया गया? क्योंकि वो स्थिति भी ठीक नहीं थी और उसके बाद लगातार एक्सपर्ट सलाह दे रहे थे, क्या उसको फॉलो किया गया? देखिए, अभी चूंकि अभी तात्कालिक रूप से मैं यही कहूंगा कि अभी हमारी प्राथमिकता है कि जो तात्कालिक स्थिति आई है उस स्थिति में सबको उबारा जाए, सबको मदद दी जाए, सबकी जान माल की सुरक्षा की जाए। और यह सब बातें हमारी जो है, चूंकि ये हमारी जो आपदा आई है, इस आपदा से हम पार पालें, उसके बाद हम इन सभी पर जो है बात करेंगे। पानी कहां से आ रहा है? क्योंकि उसी के कारण दरारें आ रही हैं, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? अभी इस पर कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी सभी लोग उस पर काम कर रहे हैं, कई सारे संस्थान काम कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। ठीक है, मुझे पता है आपको अगली मीटिंग के लिए जाना है, इस वजह से एक आखिरी सवाल जिसका जवाब मैं चाहूंगी। जोशीमठ की जनता भी सुन रही होगी और इसके साथ देश, पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है। क्या आप बताना चाहेंगे जोशीमठ को लेकर राज्य सरकार कितनी तैयार है? किस तरह की चुनौती इस वक्त आपके सामने है और कितना वक्त लगेगा जो लोग डेंजर जोन में इस वक्त फंसे हुए हैं उन सभी को बाहर निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाने में? देखिए, हमारी पहली प्राथमिकता है कि सभी को सुरक्षित करना, सभी की जान माल की सुरक्षा करना, लोगों को राहत देना, लोगों को इस समय में सहायता देना, ये हमारी प्राथमिकता है। हम भगवान नरसिंह देव से, बद्रीनाथ जी से प्रार्थना करेंगे कि भगवान जो है बद्रीनाथ हमारे जो है जोशीमठ की रक्षा करें, हमारे सब पर अपनी कृपा करें, और जो भी जरूरी है वो सब हम लोग करेंगे। उसको जो है एक्शन मोड में है, और विशेष रूप से हम अपना मंत्रिमंडल को भी बुलाएंगे, उसमें भी जो प्रावधान करने होंगे, जिसमें शिथिलीकरण करना होगा लोगों की सहायता के लिए, हर संभव प्रयास करेंगे। उसमें मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि सभी लोग इस पर आगे आए, और ये समय अनावश्यक रूप से समस्या बनने का नहीं है बल्कि समस्या के समाधान का है। तो सभी लोग आगे आएंगे तो निश्चित रूप से जोशीमठ उभरेगा, जोशीमठ के लोग उभरेंगे, हमारा पौराणिक शहर बचेगा, सबकी जान माल की सुरक्षा होगी, और फिर से जो है जो पहले जैसा जोशीमठ था उसी प्रकार का जोशीमठ फिर से आगे बढ़ेगा। हर 24 घंटे में दरारें और बड़ी होती हुई चली जा रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, लोगों को निकालने में कितना वक्त लगेगा ताकि उनकी जिंदगी को सुरक्षित दूसरी जगहों पर पहुंचाया जा सके? वो निकाल रहे हैं, अभी तक 81 परिवार हम निकाल चुके हैं, स्टेप बाय स्टेप सभी को निकाल रहे हैं, और हमने लगातार उनके लिए जो भी व्यवस्था है वो कर रहे हैं, और सभी को डेंजर जोन से बाहर निकालने की कार्रवाई चल रही है।
चलिए, बहुत शुक्रिया पुष्कर सिंह धामी जी, आज तक से जुड़ने के लिए। और एक ऐसे वक्त में जब जोशीमठ को बचाना है, हर एक को यह संकल्प लेना होगा, क्योंकि वहां की बड़ी आबादी यकीनन राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक को देख रही है और उम्मीद कर रही है कि जल्द से जल्द उन तक राहत पहुंचेगी। बहुत धन्यवाद आपका आज तक से जुड़ने के लिए और इस गंभीर महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। उनकी ओर से हर मुमकिन भरोसा जताया गया है कि जल्द से जल्द जितने भी लोग फंसे हुए हैं उन सभी को सुरक्षित जगहों पर लेकर जाया जाएगा। जोशीमठ मामले पर आज तक से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने जानकारी ली है, मदद का भरोसा भी दिया है, प्रभावित जगह से लोगों को हटाया जा रहा है। ये कहना है पुष्कर सिंह धामी का। सभी अधिकारी और विशेषज्ञ काम में जुटे हुए हैं, युद्ध स्तर पर वहां पर काम किया जा रहा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन अभी प्राथमिकता इस बात की है कि 81 परिवारों को निकाला जा चुका है और बाकी के जितने भी लोग वहां पर फंसे हुए हैं, जल्द से जल्द उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर लेकर जाया जा सके। क्या पूरे जोशीमठ को हटाकर दूसरी जगह पर बसाया जाएगा? इस सवाल का जवाब भी पुष्कर सिंह धामी की ओर से दिया गया है। उन्होंने कहा है कि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कुछ जगहों पर और बहुत जल्द वहां पर भी कामकाज शुरू कर दिया जाएगा। हमारी प्राथमिकता पहले यही है कि जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लेकर जाया जा सके। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दंगल में चर्चा में आगे बढ़ेंगे मुन्ना सिंह चौहान जी, एमएलए और स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के, हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष खंडूरी जी, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी चिदानंद जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप प्रेसिडेंट हैं और स्पिरिचुअल हेड हैं परमार्थ निकेतन आश्रम के ऋषिकेश से हमारे साथ मौजूद हैं। बीके खन्ना जी हमारे साथ फॉर्मर एडवाइजर एनडीएमए के इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए मुन्ना सिंह चौहान जी, चूंकि मुख्यमंत्री की ओर से बहुत सारे आश्वासन दे दिए गए हैं, लेकिन अभी भी लोगों की नजर इस बात पर है कि चुनौती बड़ी है और जल्द से जल्द उस चुनौती से पार पाते हुए लोगों को सबसे पहले आप सुरक्षित स्थानों पर लेकर जाएं। कैसे आश्वासन देंगे आप? चित्रा जी, ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। इट इज ए केस ऑफ इट्स ओन काइंड, फर्स्ट केस ऑफ इट्स ओन काइंड। और इसमें खास बात यह है, ये सब टेक्निकल चीजें तो अपनी जगह है ही, निरंतर आप लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि ये ग्लेशियर मटेरियल के ऊपर बसा हुआ है, मोरेन उसको टेक्निकली बोलते हैं, और ये जिससे केविंग इफेक्ट है, जिससे डाउनवर्ड वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द मटेरियल होता है जी। ये सब उसके अंदर कारण है, कैविटीज फॉर्म होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम पॉलिटिकल लोग चश्मा बदलते रहते हैं। अभी मैं पूर्व मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, वो ऐसे बात कर रहे थे कि पता नहीं एक ज्ञान चक्षु जब वो खुद सरकारों में तो क्यों नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ 1976-70 में ये केविंग इफेक्ट आना शुरू हुआ था, जिसे हम डेसिडेंस बोलते हैं। तो ये जो डेसिडेंस हुआ था ये 70 में शुरू हुआ था और बाकायदे एक बीसी मिश्रा कमेटी बनी जिसने 76 में अपनी रिपोर्ट दी। सो 46 ईयर्स है पास सिंस देन। तो भैया मिश्रा कमेटी ने कहा था कि यहाँ पे भारी प्रकृति का निर्माण नहीं होना चाहिए, आरसीसी का कम से कम होना चाहिए, तमाम सारे उपाय होने चाहिए। किसी पे क्यों नहीं ध्यान दिया? बाकायदा 1991 तक तो अनवरत रूप से कांग्रेस की सरकारें होती थी ना। ठीक है, चलिए, मैं उस डिबेट में नहीं जाना प्रवक्ता से मैं पूछ लूंगी, बिल्कुल जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि अभी वो मौका भी नहीं है। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको बहुत सिलसिलेवार तरीके से और भी कई सवाल है, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन हमारे साथ स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज जुड़ चुके हैं। क्विकली रिस्पॉन्ड किया, राज्य सरकार ने बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड किया और तमाम सारे खतरे के जद में जो घर थे उनको इवैक्यूएट करने का काम किया जा रहा है। अब देखिए क्या है, एक बहुत इमरजेंसी अरेंजमेंट होता है जिसपे क्विकली रिस्पॉन्ड करना होता है। वो मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में राज्य सरकार ने तत्काल, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन लाइटनिंग स्पीड से रिस्पॉन्ड किया। अब इवैक्यूएट कर दिया सेफर जगह पर, उनको शेल्टर देना, उनको फूड देना, उनको वस्त्र कंबल बर्तन इत्यादि देना। लेकिन मिड टर्म अरेंजमेंट जिसको हम कहेंगे, उसके लिए 4000 प्री फैब्रिकेटेड हाउसेज का ऑर्डर कर दिया गया। ठीक है, लेकिन जो बड़ी बड़ी बातें मेरे राजनीतिक मित्र कह रहे हैं वो मैं जरा कृपया पूर्वक, बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं। रीलोकेशन तक की बात ठीक होती है, जब हम रिहेबिलिटेशन की बात करती है तो माइंड यू कि रिहेबिलिटेशन केवल व्यक्ति का रिहेबिलिटेशन नहीं है, उसकी लाइवलीहुड का रिहेबिलिटेशन होता है।
उसका पूरा इकोसिस्टम होता है, पशुपालन होता है, खेती-बाड़ी होता है। आपकी बात समझ तो में आ वो गई। केवल नई जगह मनीष घर खंडूरी बना जी देने से मैं इसका मात्र जवाब नहीं ले हो लेती हूँ, ठीक है। इसलिए सरकारें चाहे मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस की हों इस चाहे पूरे बीजेपी की हों, अभियान को 3 कैटेगरीज में बहुत बारीकी से ठीक है बांटा। सर, लेकिन और अभी इस समय सबसे देश ज्यादा की जो जरूरी ये है कि जोशीमठ में जो जनता परेशान है, जो बेबस है, जो लाचार है, जिसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, सबसे पहले उनको ढांढस बंधाएं, उनके आंसू पोंछें और राज्य सरकार जल्द से जल्द उनके जो, ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। कोई भी विशेषज्ञ फाइनलिटी के साथ ये नहीं कह ठीक है, पाया उमा कि भारती जी भी इसका कुछ कारण सलाह क्या दे रही हैं है। सरकार को। मैं सबसे लौटूंगी उस बड़ी सवाल बात पर। निकल करके मनीष आई खंडूरी जी वो तो कि कांग्रेस पार्टी पर ही ड्रेनेज सवाल खड़े कर रहे हैं, सेवा जल्दी से इस पर आप जवाब दे दें। ठीक है सर, देखिए, समझ एक में तो आ मैं गया ये सर, कहूंगा आपकी बात कि समझ में ऑलरेडी आ मुन्ना सिंह चौहान जी जो कह रहे हैं अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन का गया। शायद मेरी अनप्रेसिडेंटेड आवाज नहीं जा रही है उन तक। ठीक है मनीष जी, अपनी बात पूरी करें आप। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने, मेरे आदरणीय कलीग मुन्ना सिंह चौहान जी ने कहा है कि अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन थी। अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन की भी अनप्रेसिडेंटेड सॉल्यूशंस होते हैं। मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री का जो रिस्पांस है वो निराशाजनक है और औपचारिक है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले उन्होंने कहा कि मात्रा पर्याप्त है। अगर मात्रा पर्याप्त है तो आप 4,000 या 5,000 रुपए का जब घोषित कर रहे हैं सम, उसका क्या मतलब है? सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि जो हरीश रावत जी कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि अगर आप रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं, ये देखिए कि इन लोगों को कहाँ ले जाया जा रहा है। जो परिवार है आपको, जो उनको रिप्लेस किया है, जो होटल में ला के रखा है, वो कहाँ किया है? वो जोशीमठ में ही किया है ना, आपने नगर पालिका ने ही किया है ना। तो अगर डिजास्टर एरिया वो है और अगर क्रैक्स बढ़ना शुरू हो जाए तो उस परिवार को फिर आप कहाँ लेके जाएंगे? तो ये सोच है, ये एक प्लानिंग है और ये एक सोच है। और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही ये दर्शा रही है कि भाजपा की जो सरकार है उन्होंने ये इसका प्रदर्शन किया है कि एक तो पिछले 2 साल से जो उनको बताया जा रहा है, रैणी में जो आपदा आई थी उसके बाद जो बताया जा रहा है उसका रिस्पॉन्स गलत है। और अभी जो भविष्य में भी होने वाला है, मुझे नहीं लगता है कि ये इस पे हम रिलाई कर सकते। चले ठीक है, आप जो बातें कह रहे हैं उस पर मैं बीजेपी से जवाब लूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान स्वामी चिदानंद जी सरस्वती जी महाराज जुड़े हुए हैं। आप अध्यक्ष हैं परमार्थ निकेतन आश्रम के ऋषिकेश के। स्वामी जी, जिस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, हम सब जानते हैं कि लोगों का दर्द कैसा है, उसको शब्दों के जरिए बयां कर पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। हालात क्यों बने उस पर हम जाएंगे, लेकिन उसके पहले अभी तत्काल क्या किए जाने की जरूरत है जिसके बारे में आप जानकारी देंगे। जी, मुझे लगता है कि 2-3 बातें हैं। एक तो अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपनी बात रखी है और भारत सरकार भी इसमें काफी संवेदनशील है और खुद प्रधानमंत्री जी इसकी निगरानी कर रहे हैं, तो निश्चित रूपेण समाधान निकलेंगे। नंबर 1। नंबर 2, मुझे लगता है कि इस समय सारी संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। परमार्थ निकेतन भी इसमें आगे आने के लिए तैयार है कि जितने लोग वहां पर हैं, रातों रात बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं की जा सकती हैं, लेकिन कोशिशें तो पूरी की जा सकता कि जल्दी से जल्दी कार्य। तब तक के लिए मुझे लगता है कि सभी आश्रमों को इसके लिए आगे आना चाहिए। उनके पास सैकड़ों कमरे हैं सबके पास, और परमार्थ निकेतन इसमें अपनी तरफ से निश्चित रूपेण पहल करेगा कि जो लोग वहां पर आकर कुछ दिन रहें, ताकि किसी तरह से तो लोगों को तकलीफ ना हो। इसी तरह से धर्मशालाएं और आश्रम भी खुल जाने चाहिए, वहां से लेकर नीचे तक जितने भी हैं, ताकि लोगों को, जब तक लोग, अगर कई आइडियाज आ रहे हैं कि इनको नई जगह जोशीमठ को बसाया जाए, उसमें काफी समय लगेगा, लेकिन बीच में अंतराल में ये काम किए जा सकते हैं। तीसरी बात, अभी हमें एक संदेश ये भी है, क्योंकि जोशीमठ जगह है बड़ी ऐतिहासिक जगह है, एक ऐसी जगह जहां पर पूरे विश्व का ध्यान केंद्रित है, और अब हमें ग्रीन टूरिज्म और ग्रीन डेवलपमेंट की ओर जाना पड़ेगा। तीसरी बात, हम लोगों ने बहुत थोड़े समय पहले एक प्लान शुरू किया, तो जो पराली है, पराली से बने हुए घर, वो 3 दिन से 4 दिन के अंदर एक घर बन सकता है, पराली के बोर्ड से बने हुए घर। उस पर भी मैं आदरणीय सीएम साहब से रात को बात करूंगा, और करके, ताकि अगर वो हो सकता है तो बहुत जल्दी ही वो घर भी बहुत तेजी से खड़े किया जा सकते हैं। उसमें वो अर्थक्वेक प्रूफ होंगे, वाटर प्रूफ होंगे, सीपेज प्रूफ, टर्माइट प्रूफ, दीमक प्रूफ और फायर प्रूफ होंगे। तो वो सारी चीजें भी मैं आज रात को उनसे बात करूंगा। और इस बीच में बस इतना जरूर कहूंगा कि लोग धैर्य रखें, सबका दर्द हम सबका दर्द है, हम सब एक परिवार हैं और मिलकर इस दर्द को बांटेंगे। रातों रात बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती हैं, लेकिन अगर हम मिलकर रहेंगे तो रातों रात हम एक दूसरे का दर्द जरूर बांट सकते हैं। और इस ठंड में, क्योंकि ठंड का मौसम है, इस समय जितनी भी, जिस तरह से आपका मीडिया भी, हम लोग भी मिलकर करें कि उन्हें क्या क्या चीज की आवश्यकता है, और मिल बांटकर एक परिवार की तरह हम सब लोग आगे आएं, तो निश्चित रूपेण ये कार्य तेज गति भी पकड़ेगा और लोगों की जो
इस समय परेशानी है उसमें भी कमी आएगी। और ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। मेरा इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, उसके बाद बीके खन्ना जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। अब स्वामी जी, चूंकि जिस परमार्थ निकेतन के आप अध्यक्ष हैं, वहां पर भगवान भोलेनाथ की बड़ी सी मूर्ति है, लोग पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं, रोज सुबह सुबह आप लोग वहां पर हवन पूजन करते हैं। मेरा ये सवाल है, अभी जिस तरह की तस्वीरें जोशीमठ से सामने आ रही हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वहां पर शिवलिंग है जो खंडित रूप में दिखाई दे रहे हैं, और वो देखकर मैंने कई महिलाओं को ऐसे देखा जो रोती बिलखती हुई शिवलिंग की तस्वीरें देखकर वो बेहद बेचैन हो उठी। ऐसे में तत्काल किस तरह, और आपने भी ये कहा कि ऋषिकेश में आपका जो आश्रम है या जितने भी आश्रम है उत्तराखंड में जो बनाए गए हैं, उनके दरवाजे खोले जाएं ताकि इन लोगों को जब तक हो सके उन सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। उमा भारती जी की ओर से भी एक बात कही गई है, इसी जवाब के साथ उसका भी मैं आंसर चाहूंगी। उन्होंने कहा है कि पावर माफिया देश को दैत्य की तरह निगल रहा है, ऐसे में जितने भी पावर प्रोजेक्ट हैं उनको तत्काल बंद किया जाए उत्तराखंड में। क्या आप सहमत हैं उनकी इस बात से? का पूरा अध्ययन होना चाहिए, और अध्ययन करके, क्योंकि अपने देश के पास बड़े अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हैं, पर्यावरणविद हैं, सबको बिठाकर अब समय आ गया। सर, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, इस वजह से आपकी आवाज साफ नहीं पहुंच पा रही हम तक। बीके खन्ना जी फॉर्मर एडवाइजर हैं एनडीएमए के। बीके खन्ना जी, सीधे आपके पास आते हुए, जिस तरह के हालात हैं उसमें तत्काल राज्य सरकार को किस तरह के कदम उठाए जाने की जरूरत है? देखिएगा कि पहले तो ये जो है चित्रा जी, 3-4 चीजें हैं, इसमें मैं पॉलिटिक्स नहीं जाऊंगा, सिर्फ टेक्निकली पॉइंट बताऊंगा कि सबसे पहले जो है, जो एनडीएमए से जो टीम गई हैं और साथ ही साथ जो वाडिया इंस्टीट्यूट के साथ में मिला के गए टीम ने, उनकी रिपोर्ट वगैरह जो आई है उससे जो पता लग रहा है 2-3 चीजों से कि क्यों ये चीज हुई है। एक तो ये ठीक है कि अंदर कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट से है या चाहे वो चारधाम जो रूट है उनको एक्सपेंड करने के लिए। पर इसके अलावा अगर अब देखा जाए तो ये जैसा कि है कि ये जोशीमठ जो है एक एंशिएंट कहते हैं ना, पुराने जमाने के एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड था, उसके ऊपर बसा हुआ है, और उसके ऊपर पहाड़ी के ऊपर एक विष्णु पुराण है। विष्णु पुराण के जितने भी जो स्रोत आ रहे हैं पानी के, और वही नीचे धंस रहे हैं, उनसे इरोजन हुआ है, और जो इरोजन हुआ है वो पानी नीचे एक्वाफर बन गया है, और उसी एक्वाफर से ही ये पानी रिसाव जो कार्य आ रहा है। ये मेरा कहना है, ऑन ग्राउंड तो पता लगेगा उसे कहने के लिए। मेरा कहना है कि ये उसकी वजह से जो पानी जो भी आ रहा है। अभी जो है समाधान क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो यह है कि वहां पर से जो लोग हैं, बिल्कुल अफेक्टेड पीपल है, उनको जल्दी, जितनी जल्दी है वहां से निकालिएगा पहले, और उनको नजदीकी वहां पर जो है टीआरएस हट्स वगैरह होती है, ये नीचे आजकल तो हमारे जो सीएचएन वगैरह के अंदर भी लेके जा सकते हैं, हमारे पास में टेक्नोलॉजी वगैरह है, तो नजदीक वाले एरिया के अंदर जहाँ पर थोड़ा बचे वहां पर बनाकर टेम्परेरी वहां पर लेके आइएगा। बिल्कुल, और इसके बारे में मुख्यमंत्री जी की ओर से हमें जानकारी भी दी गई है कि जोशीमठ को नई जगह बसाने को लेकर इस वक्त भी आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं जगह को। फिलहाल आप चारों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जोशीमठ को बचाना है, और हर हाल में इस पूरे मामले में किसी भी तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। लोगों की सुरक्षा ये पहली प्राथमिकता हो, और इसी पर सबसे पहले काम भी हो। दंगल में हमने सवाल पूछा था, पहाड़ पर बेतरतीब निर्माण ही क्या जोशीमठ आपदा का कारण है? आपके जो जवाब मिले हैं, 89% लोगों का जवाब हाँ में है, जबकि 11% लोगों का जवाब नहीं में है। अब पहाड़ों को देखते हुए, उसके नियम को फॉलो करते हुए आगे किस तरह से कम सरकारें अपने कदम बढ़ाएंगी, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता इस वक्त यही होनी चाहिए, जोशीमठ को और जोशीमठ के लोगों को बचाने की। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।